अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि तभी उसके कान में एक ऐसी ठंडी आवाज गूंजी जिससे उसकी रूह कांप गई। तुम्हें मौत से इतना डर लगता है? युनचे का पूरा शरीर अकड़ गया। वो धीरे से मुड़ा, लेकिन सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वही घुटनों पर बैठ गया। डिसाइपल युनचे मास्टर को पे रिस्पेक्ट करता है। मु शुआनियन एक लंबी ड्रेस में थी। उनके कंधों पर सफेद पंख लटक रहे थे। उनकी खूबसूरत आंखों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक थी। उन्होंने पूछा, इस बार तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? युनचे कुछ बोल ही नहीं पाया। माहौल एकदम शांत था। सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज आ रही थी। युनचे ने आज तक मु शुआनियन के सामने इतना सिर नहीं झुकाया था। पहले वो अपनी अकड़ में रहता था, पर आज डर नहीं, बल्कि गिल्ट उसे अंदर से खाई जा रहा था। मु शुआनियन की नजरें थोड़ी बदल गई। वो अपनी वो जानलेवा ठंडक मेंटेन नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक हल्की आह भरी, फॉरगेट इट। हालांकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन वो अपनी मास्टर की जान बचाने के लिए था। इसलिए मैं तुम्हारे उस काम को सजा के बदले माफ करती हूं। उठ जाओ। युनचे को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो ब्लैंक फेस के साथ खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे फेस करे। अब आगे थोड़ी देर शांति रही। फिर मु शुआनियन मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, किलिन हॉर्न ड्रैगन का हार्ट और वो इमॉर्टल एम्परर ग्रास बाहर निकालो। युनचे ने बिना सवाल किए एक एक करके चीजें निकालनी शुरू की। किलिन हॉर्न भारी था और एंशिएंट ऑरा छोड़ रहा था। ड्रैगन हार्ट अभी भी धड़क रहा था और उसकी गर्मी से आसपास की बर्फ पिघलने लगी थी। मु शुआनियन ने उन चीजों को देखा, फिर बोली, लगता है सिर्फ डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड और वुड स्पिरिट ऑर्ब की कमी रह गई। युनचे ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर वो भी मेरे पास है। मु शुआनियन की भौहें तन गई। जैसे ही युनचे ने वो दोनों चीजें निकाली, मु शुआनियन हैरान रह गई। परफेक्ट वुड स्पिरिट ऑर्ब, ये तुम्हें कहां से मिला? युनचे ने बताया कि कैसे उसने दरक्या रियल्म में एक वुड स्पिरिट को खरीदा था और फिर उसे ये गिफ्ट में मिला। उसने ये भी बताया कि डिवाइन 9 स्टार बुद्धा जेड उसे दरक्या रियल्म किंग की लाश से मिली। मु शुआनियन समझ गई कि ये सब प्रिंसेस काइजी की वजह से हुआ होगा। उन्होंने अपना हाथ घुमाया और युनचे के हाथ से सारी चीजें गायब हो गई। उन्होंने कहा, यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट बनाना बहुत मुश्किल है और ये 5 खजाने जमा करना आसान नहीं था। तुम्हारी जान बचाने वाली बात पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मास्टर और सेक्ट को छोड़कर भागने की सजा माफ नहीं होगी। अब यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट को भूल जाओ। युनचे ने सिर झुका लिया। अंडरस्टूड। मु शुआनियन ने आगे कहा, प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में 2 साल से भी कम वक्त बचा है। नॉर्मल कल्टिवेशन से तुम डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म तक कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन मेरी आइस फीनिक्स वाइटल येन लेने के बाद तुम पहले ही डिवाइन सोल रियल्म में आ चुके हो। इसलिए अब बिना पिल के भी तुम वहां तक पहुंच सकते हो। आइस फीनिक्स वाइटल येन शब्द सुनते ही युनचे काम गया, लेकिन मु शुआनियन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो मौसम की बात कर रही हो। उन्होंने समझाया, तुमने डिवाइन ओरिजिन रियल्म को ठीक से समझा भी नहीं था और सीधे डिवाइन सोल रियल्म में कूद गए। तुम्हारी पावर तो बढ़ गई, लेकिन फाउंडेशन कमजोर है। अगर अब यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट ली, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम सोच भी नहीं सकते, भले ही तुम्हारे पास इविल गॉड प्रोफाउंड वेन्स हो। युनचे ने हामी भरी। उसे पता था कि पिछले 6 महीनों में उसकी पावर 1 इंच भी नहीं बढ़ी है। मु शुआनियन ने अपना फैसला सुनाया, आज से तुम इस सेक्रेड रीजन से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगे। दिन में 4 घंटे कंप्रहेंशन, 4 घंटे बॉडी टेम्परिंग और 12 घंटे कल्टिवेशन करोगे। मैं तुम्हें खुद आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन सिखाऊंगी। तुम्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। ये तुम्हारी सजा है और एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म में घुसने का आखिरी मौका भी। ये एक तरह की कैद थी, पर युनचे ने तुरंत मान लिया, डिसाइपल आज्ञा का पालन करेगा। मु शुआनियन जाने के लिए हवा में उड़ने लगी। तभी युनचे ने हिम्मत करके पूछा, मास्टर क्या आपकी इंजरीज पूरी तरह ठीक हो गई हैं? उसे डर था कि उसकी वजह से मु शुआनियन की पावर कम हो गई होगी। मु शुआनियन रुकी और बिना मुड़े बोली, मेरी बॉडी में आइस फीनिक्स का डिवाइन सोल है। पिछले 10,000 सालों में वो सिर्फ 30% जागा था, लेकिन पिछले 6 महीनों में वो 70% जाग चुका है। मेरी इंजरीज ही ठीक नहीं हुई है, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए अपनी चिंता करो। युनचे खुशी से झूम उठा।
उसे लगा था कि उसने मास्टर का नुकसान किया है, पर यहां तो डिजास्टर के बदले पावर मिल गई। मू शुआनियन वहां से चली गई और आसमान से एक वॉइड इल्यूजन स्टोन नीचे गिरा। यूनचे बर्फ पर बैठ गया और जोर से सांस छोड़ी। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मास्टर ठीक थी, पावर बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी बात, उसने माफी पाली थी। वो खुद पर हंसा। अगर कोई और होता तो मास्टर उसे 10,000 बार मार चुकी होती। लगता है मैं सच में एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल हूं। सीन शिफ्ट होता है फ्रोस्ट टेम्परिंग इमॉर्टल लेक पर। मू शुआनियन पानी में थी। उनका शरीर किसी जेड जैसा चमक रहा था। मू बिंग्युन अंदर आई। बिग सिस्टर, आपने मुझे बुलाया? मू शुआनियन ने पूछा। बिंग्युन, तुम्हारी रिकवरी कैसी चल रही है? बिंग्युन ने बताया कि वो 90% ठीक है। मू शुआनियन ने कहा, अगले कुछ समय तक मैं सिर्फ यूनचे को ट्रेन करूंगी। सेक्ट की जिम्मेदारी अब तुम और हुआनजी संभालोगे। बिंग्युन ने धीरे से पूछा, बिग सिस्टर, क्या आपने सच में यूनचे को इतनी आसानी से माफ कर दिया? मू शुआनियन ने आंखें सिकोड़ी। तो और क्या करती? उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। क्या उसे थप्पड़ मारकर मार देती? बिंग्युन चुप रही, फिर बोली, क्या आप उसे अगला सेक्ट मास्टर बनाना चाहती हैं? मू शुआनियन ने सिर हिलाया। उसका दिल यहां नहीं है। फिर उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिंग्युन, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस ब्रैड के साथ डुअल कल्टिवेट करना चाहिए? वरना मेरी प्रेशियस आइस फीनिक्स वाइटल येन बेकार चली जाएगी। बिंग्युन ने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया। बिग सिस्टर, आप फिर से मजाक कर रही हैं। अगर माफ कर दिया है तो अब उस बात को दोबारा मत उठाना। मू शुआनियन ने टॉपिक बदलते हुए ऑर्डर दिया, एक्सट्रीम आइस ओशन से 300 डिसाइपल्स को भेजो। मुझे 1000 स्नो सॉन्ग आइस क्रिस्टल्स चाहिए। बिंग्युन समझ गई कि उनकी बहन खुद यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट रिफाइन करने वाली है। जाते जाते बिंग्युन ने सोचा, ये बदल गई है। क्या इनका डिवाइन सोल यूनचे की वजह से जागा है? इसके बाद पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन आने वाले प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन की तैयारी में लग गया। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था। लेकिन इन 2 सालों में किसी ने भी यूनचे या मू शुआनियन को नहीं देखा। कैमरा अब स्विच होता है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर, ब्लू वाइंड नेशन में। यूनचे को गए हुए 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में ब्लू वाइंड नेशन बहुत ताकतवर बन गया था, क्योंकि यूनचे की पत्नी वहां की एम्प्रेस थी और उसने शुआनियन वेंटिन को मारा था। न्यू मून सिटी के पास सड़क पर 2 यंग लोग चल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। वो यूनचे की मूर्तियां देखकर एक्साइटेड थे। लड़की का नाम फैंग शियानर था और लड़के का फैंग जुअर। फैंग शियानर बहुत खूबसूरत थी और यूनचे को बिग ब्रदर बेनिफैक्टर बुला रही थी। वो कह रही थी, काश वो हमें याद रखते। फैंग जुअर ने समझाया कि वो अब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, शायद हमें भूल गए हों। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये दोनों बच्चे, जो 20 साल के भी नहीं लग रहे थे, एम्परर प्रोफाउंड रेल में थे। इस कॉन्टिनेंट पर यह लेवल एक लेजेंड माना जाता था। वो अपनी पहचान छुपाकर चल रहे थे। तभी उन्हें आसमान में कुछ महसूस हुआ। एक लाल रंग की फिगर हवा में उड़ रही थी। ब्लू वाइन नेशन में हवा में उड़ना बहुत बड़ी बात थी। वो फिगर नीचे उतरी, एक लाल ड्रेस में बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी खूबसूरती किसी देवी जैसी थी। उसने इन दोनों को पहचान लिया। तुम फैंग जुअर और फैंग शियानर हो ना? दोनों बच्चे हैरान रह गए। बिग सिस्टर गॉडेस, आपको हमारा नाम कैसे पता? वो लड़की मुस्कुराई और अपना हाथ दिखाया जिस पर फीनिक्स फ्लेम का निशान था। मेरा नाम फैंग शुएर है, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से। ये नाम सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। फैंग जुअर अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट, आप क्या चाहती हैं? फैंग शुएर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, हम सब फीनिक्स ब्लडलाइन के हैं। तभी फैंग शियानर चिल्लाई, आप फैंग शुएर हैं? वो डिवाइन फीनिक्स गॉडेस। फैंग शुएर, यूनचे की बीबी और अब इस कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर इंसान, जिसने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए डिवाइन प्रोफाउंड रेल में कदम रखा था। वो अब यूनचे से भी आगे निकल चुकी थी और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थी। फैंग शुएर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो उन बच्चों से कहती है, ये टाइटल तो मुझे लोगों ने दिया है, तुम मुझे बस बिग सिस शुएर बुला सकते हो। यूनचे हमेशा इन दोनों बच्चों की चिंता करता था, इसलिए फैंग शुएर उनसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी, भले ही वो पहली बार मिले थे। फैंग शियानर ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। ये दोनों बच्चे अभी भी फीनिक्स गॉड बैरियर की वजह से रिस्ट्रिक्टेड थे और एम्परर प्रोफाउंड रेल में पहुंचने के बाद ही बाहर आ पाए थे। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था।
लेकिन फीनिक्स गॉडेस का नाम उन्होंने भी सुना था। वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की सबसे पावरफुल इंसान थी, किसी हेवनली डेटी की तरह। फैंग जुअर थोड़ा संभल कर बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आपको हमारा नाम कैसे पता? हमने कभी किसी आउटसाइडर को अपना नाम नहीं बताया। फैंग शुएर ने स्वीट स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा है और बिग ब्रदर यू ने मुझे तुम्हारे नाम बताए थे। फैंग जुअर चौंक गया और हकलाते हुए पूछा, क्या आप जिन बिग ब्रदर यू की बात कर रही हैं वो यूनचे बिग ब्रदर बेनिफैक्टर है? फैंग शुएर ने सिर हिलाया, बिल्कुल। बिग ब्रदर यू मेरे फियांसे हैं। चूंकि हम सब फीनिक्स लिनिएज से हैं, वो अक्सर तुम्हारा जिक्र करते थे। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। बिग ब्रदर बेनिफैक्टर, हमें भूले नहीं। फैंग शुएर ने उन्हें समझाया कि 3 साल पहले यूनचे उन्हें देखने आया था, लेकिन बैरियर की वजह से मिल नहीं पाया। लेकिन जब वो दोनों बैरियर से बाहर आए और खतरे में पड़ गए, तब यूनचे ने ही उन्हें बचाया था। फैंग शियानर रोने लगी। बिग ब्रदर बेनिफैक्टर अभी भी हमें याद करते हैं। फैंग जुअर भी सन्न रह गया। उसे याद आया कि 3 साल पहले जब वो एक डेंजरस प्रोफाउंड बीस्ट के सामने थे, तो अचानक लपटें उठी थी और वो बीस्ट मर गया था। और उसी दिन उनके दिमाग में वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स का कंप्लीट वर्जन आ गया था। उन्हें लगा था कि ये फीनिक्स गॉड का गिफ्ट है, लेकिन अब समझ आया कि ये सब यूनचे ने किया था। उसने उन्हें बचाया भी और टेक्निक भी दी। फैंग जुअर ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, बिग ब्रदर बेनिफैक्टर अभी कहां है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? फैंग शुएर थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाया। बिग ब्रदर यू अभी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट छोड़कर एक बहुत दूर जगह गए हैं, एक जरूरी काम के लिए। लेकिन निराश मत हो, उन्होंने कहा था कि वो 5 साल में वापस आएंगे। 3 साल बीत चुके हैं, तो तुम उनसे 2 साल बाद मिल पाओगे। फैंग शियानर ने अपने आंसू पोंछे, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, चाहे 20 साल लग जाए। फिर उसने पूछा, 2 साल बाद हम उन्हें कहां ढूंढे? फैंग शुएर ने वादा किया, जब वो वापस आएंगे मैं उन्हें तुमसे मिलने भेज दूंगी। मुझे भी तुम्हारे लॉर्ड फीनिक्स गॉड से मिलना है। फैंग शियानर ने खुश होकर अपनी पिंकी फिंगर आगे बढ़ाई। फैंग जुअर ने उसे रोका कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन फैंग शुएर ने अपनी फिंगर उससे जोड़ दी, प्रॉमिस रहा। फैंग शुएर ने नोटिस किया कि ये बच्चे सिर्फ 10 सालों में एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेल्म से एम्परर प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच गए थे। ये उनकी मेहनत और यूनचे की दी हुई इंस्पिरेशन का नतीजा था। जाते जाते फैंग शुएर ने ऑफर किया कि डिवाइन फिनिक्स सेक्ट उनकी मदद कर सकता है, लेकिन फैंग जुअर ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स और एल्डर्स अपनी एंसेस्ट्रल लैंड छोड़ना नहीं चाहते थे। वो बैरियर में ही सुरक्षित महसूस करते थे। फैंग शुएर वहां से चली गई और दोनों बच्चे खुशी से पागल होकर 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ उड़ गए अपने पेरेंट्स को ये खुशखबरी देने। सीन शिफ्ट होता है फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पर। शियाओ लिंगसी अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें तेज चल रही थी। वो अंधेरे में बड़बड़ा रही थी, तुम कौन हो? मेरी बॉडी में क्या कर रही हो? उसके सोल वर्ल्ड के अंदर एक और आवाज गूंजी जो बिल्कुल उसकी जैसी थी, क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूं? मैं कोई और नहीं, तुम ही हूं। शियाओ लिंगसी ने चिल्लाकर रिजेक्ट किया, नहीं, मैं शियाओ लिंगसी हूं, तुम जाओ यहां से। वो आवाज उसे समझा रही थी कि वो दोनों मिलकर एक पूरी पहचान बनाती हैं। वो आवाज कह रही थी, तुम डरी हुई हो कि मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस ले लूंगी, लेकिन क्या तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ की चाहत नहीं है? शियाओ लिंगसी ने साफ मना कर दिया, मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए जिससे लिटिल चे मुझे पहचान न पाए। अगर तुम सो सकती हो तो सो जाओ, कभी मत जागना। काफी देर खामोशी रही, फिर वो आवाज बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। जिस दिन तुम्हें सब कुछ बदलने के लिए पावर चाहिए होगी, उस दिन अपनी इस सेल्फ को फिर जगा लेना। उसके सोल वर्ल्ड में क्रिम्सन फ्लेम्स जली और एक खून से लथपथ फिगर दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ी वर्मिलियन स्वॉर्ड थी और उसकी बॉडी पर अनगिनत घाव थे। वो फिगर चिल्लाया और फिर टुकड़ों में बिखर कर राख बन गया। लिटिल चे, शियाओ लिंगसी चिल्लाकर उठी। वो पसीने से भीगी हुई थी। सुलिंगर दौड़कर अंदर आई। बिग सिस्टर लिंगक्षी, क्या फिर से वही बुरा सपना? शियाओ लिंगसी अभी भी डरी हुई थी। पिछले 3 सालों से उसे बार बार यही सपना आ रहा था कि यूनचे किसी बड़ी मुसीबत में है। सुलिंगर ने उसे समझाया कि वो यूनचे की बहुत चिंता करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शियाओ लिंगसी ने खुद को संभाला।
बस एक बुरा सपना था। मैं अब बेवजह बेहोश नहीं होंगी। मैं नहीं चाहती कि लिटिल जे वापस आकर मेरी चिंता में लग जाए। सीन शिफ्ट होता है स्नो सॉन्ग रियल्म के हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक पर। 2 साल बीत चुके थे। युनचे उस हेवनली लेक के बीच में बैठा था। मु शुआनियन ने उसे पिछले 2 सालों में डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में कैद करके रखा था। वो उसे आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन की ट्रेनिंग दे रही थी। पहले युनचे ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स खुद सीखी थी, लेकिन अब मु शुआनियन की गाइडेंस और हेवनली लेक के एनवायरनमेंट की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पर थी। अचानक 7 कोल्ड बीम्स उसकी पीठ की तरफ आई। युनचे ने इंस्टेंट रिएक्ट किया और वहां से हट गया। मु शुआनियन ने उसे डिवाइन ओरिजिन रियल्म की फाउंडेशन फिर से बिल्ड करवाई थी, जिसे सेंसेशन कहते हैं। युनचे ने आइस फीनिक्स वाइटल यिंग की वजह से वो स्टेप स्किप कर दिया था, जिसे मु शुआनियन ने फिक्स किया। उसके बाद युनचे की ग्रोथ स्पीड पागलपन वाली थी। 7 दिन में डिवाइन सोल रियल्म के 2nd लेवल से 3rd लेवल और 3 महीने में 4th लेवल। अब वो डिवाइन सोल रियल्म के पीक पर था। मु शुआनियन आसमान से नीचे उतरी। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया और 6 नीली लाइट्स प्रकट हुई। हर लाइट से हड्डियों को जमा देने वाली ठंड निकल रही थी। ये आइस फीनिक्स डिवाइन ब्लड था। युनचे हैरान था। एक ड्रॉप मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मु शुआनियन ने उसे पहले एक और अब 6 ड्रॉप्स दी थी। टोटल 7 ड्रॉप्स। स्नो सॉन्ग रियल्म की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मु शुआनियन ने स्टर्न टोन में कहा, मैं इन्हें रिफाइन करने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम्हें खुद करना होगा। ये डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का तुम्हारा बेस्ट मौका है। युनचे ने उन ड्रॉप्स को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। उसकी बॉडी में मौजूद ड्रैगन गॉड, फिनिक्स और गोल्डन क्रो ब्लडलाइंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मु शुआनियन चुपचाप उसे देखती रही। उन्हें यकीन था कि पूरे गॉड रियल्म में सिर्फ युनचे ही ऐसा है जो इतनी ब्लडलाइंस को एक साथ रख सकता है। 7 दिन बाद हेवनली लेक में हलचल मच गई। युनचे की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकला और पानी दूर हट गया। युनचे ने अपनी आंखें खोली और अपनी पावर फील की। यह है डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म। उसने बिना यूनिवर्स पेंटा झेड पैलेट के सिर्फ कल्टिवेशन और मु शुआनियन की हेल्प से ये अचीव कर लिया था। वो खुश था, लेकिन उसका दिमाग एकदम शांत था। मु शुआनियन ने सिर हिलाया। वेरी गुड, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मु शुआनियन ने उसे डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के बारे में समझाया। ये रियल्म पिछले रियल्म से अलग है। यहां 9 स्मॉल रियल्म्स हैं। इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप हेवनली ट्रिब्यूलेशन के करीब जाना। जब तुम 9th लेवल के पीक पर पहुंचोगे और अगला स्टेप लोगे, तो ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग गिरेगी। मु शुआनियन की आवाज सीरियस हो गई। तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। जब तुम 9th लेवल के पीक पर पहुंच जाओ, तो मुझे बताए बिना अगला स्टेप मत लेना। तुम्हारी टैलेंट और बॉडी में मौजूद सीक्रेट्स की वजह से तुम्हारी हेवनली ट्रिब्यूलेशन आम लोगों से बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। अगर अकेले कोशिश की तो मारे जाओगे। क्या तुम समझे? युनचे ने सिर हिलाया। यस, डिसाइपल याद रखेगा। मु शुआनियन ने आगे कहा, अब जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तो जाओ और तैयारी करो। जिस प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन का तुम इतना इंतजार कर रहे थे, वो 3 दिन में शुरू होने वाला है। युनचे बिजली के झटके की तरह पानी से बाहर कूदा। क्या 3 दिन? मु शुआनियन उसे बताती है कि पिछले 2 सालों में 4 ग्रेट किंग रियल्म्स ने 900 स्टार रियल्म्स में डायमेंशनल फॉर्मेशन सेट कर दिए हैं, जो सीधे एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म तक जाते हैं। स्नो सॉन्ग रियल्म के सदर्न रीजन में भी एक फॉर्मेशन लगा है, तो उनके पास पहुंचने के लिए इनफ टाइम है। ये सुनकर युनचे की जान में जान आई, क्योंकि उसे लगा था कि वो लेट हो गया है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मु शुआनियन उसे समझाती है कि ईस्टर्न डिवाइन रीजन इतना बड़ा है कि सबको कनेक्ट करने के लिए 900 फॉर्मेशंस लगाना एक बहुत बड़ी बात है। इससे साफ था कि इस बार का प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो युनचे से कहती है कि अब जब उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है, तो वो क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन असली बात यह थी कि इस बार का प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट सीधे एटर्नल हेवन पर्ल के अंदर होने वाला है। ये पूरी प्राइमल केओस का अकेला हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर है, जिसके अंदर हाईएस्ट लेवल के एनर्जी लॉज मौजूद है। उसके अंदर जाकर एटर्नल हेवन डिवाइन ऑरा में नहाना ही वो वजह थी जिसके लिए सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स पागल हुए जा रहे थे। युनचे अब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में आ चुका था, तो इस मौके को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। मु शुआनियन उसे स्ट्रिक्टली समझाती है कि स्नो सॉन्ग रियल्म सिर्फ एक मिडिल स्टार रियल्म है,
तो अगर वो नॉर्मल ऑडियंस की तरह गया तो उसे हाई लेवल लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेंट बनकर गया तो हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड जैस्मीन उसे नोटिस कर सकती है, लेकिन साथ ही वो एक वार्निंग भी देती है। जैस्मीन के साथ उसका रिश्ता एक बहुत बड़ा टबू है, उसे ये बात किसी भी हाल में सीक्रेट रखनी होगी। अगर वो जैस्मीन से मिलता भी है तो किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, और अगर जैस्मीन उससे मिलने से मना कर दे तो यूनचे को अपनी ऑब्सेशन छोड़नी होगी। यूनचे थोड़ी देर चुप रहता है और फिर भारी मन से अंडरस्टूड बोल देता है। तभी यूनचे को मू शुआनिन की बातों में कुछ अजीब लगता है। वो हैरानी से पूछता है, मास्टर, क्या आप हमारे साथ एटर्नल हेवन डिवाइन रेल्म नहीं जा रही हैं? मू शुआनियन उसे कोई जवाब नहीं देती और बस अपने हाथ के इशारे से हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक का बैरियर खोल देती है। जैसे ही यूनचे बाहर देखता है वो हैरान रह जाता है। बाहर ग्रेट एल्डर मू हुआनजी, मू बिंग्युन, 8 और एल्डर्स, पैलेस मास्टर्स और करीब 600 से 700 डिसाइपल्स रिस्पेक्टफुली खड़े थे। ये सारे डिसाइपल्स आइस फीनिक्स डिवाइन हॉल के थे और सब के सब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रेल्म पर थे। मतलब ये सेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स थे। जैसे ही मू शुआनियन बाहर कदम रखती है वहां मौजूद हर एक इंसान, एल्डर से लेकर डिसाइपल्स तक, बर्फ पर अपना सिर रखकर नील कर देता है। पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई भी तब तक नहीं हिला जब तक मू शुआनियन ने परमिशन नहीं दी। ये सीन देखकर यूनचे को रियलाइज होता है कि वो पिछले 2 साल से अपनी मास्टर के साथ इतना कैजुअल हो गया था कि वो भूल ही गया था कि वो स्नो सॉन्ग रियल्म की रियल्म किंग है। वो एक ऐसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस है जो एक इशारे पर लाखों जाने ले सकती है और जिसने गुस्से में आकर 13 स्टार रियल्म्स तबाह कर दिए थे। लेकिन इन 2 सालों में उसने यूनचे को कभी भी अपने सामने झुकने को नहीं कहा था, बावजूद इसके कि उसने इतना बड़ा गुनाह किया था। मू शुआनियन सबको उठने का आदेश देती है और मू हुआनजी को जर्नी का इंचार्ज बनाती है। वो साफ बोल देती है कि उन्हें बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं है, बस सेफ वापस आना है। मू हुआनजी भी शौक में था कि सेक्ट मास्टर खुद नहीं जा रही है, लेकिन वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद मू शुआनिन की नजर मू बिंग्युन पर जाती है और वो एक बहुत ही हैवी टोन में बोलती है, बिंग्युन, यूनचे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही वहां खड़े सारे एल्डर्स और पैलेस मास्टर्स की नजरें यूनचे पर टिक जाती है। मू शुआनियन ने बाकी 700 डिसाइपल्स की जिम्मेदारी बाकियों पर डाल दी, लेकिन मू बिंग्युन जैसी टॉप लेवल एक्सपर्ट को सिर्फ और सिर्फ यूनचे की बेबी सेटिंग के लिए लगा दिया। इसके बाद मू शुआनियन अपनी स्लीव झटकती है और एक तेज हवा के साथ सबको प्रोफाउंड आर्क पर पहुंचा देती है। प्रोफाउंड आर्क एक्टिवेट होता है और स्नो सॉन्ग रियल्म के सदर्न रीजन की तरफ निकल पड़ता है। नीचे खड़ी मू शुआनियन उन्हें जाता हुआ देखती है और उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हो जाती है। वो खुद से बड़बड़ाती है, क्योंकि हेवनली वुल्फ स्टार गॉड इन्वॉल्व है तो हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड का आना तय है। उम्मीद है कि चीजें यूनचे के हिसाब से ही हो। उधर प्रोफाउंड आर्क पर माहौल थोड़ा टेंस था। सारे डिसाइपल्स अपनी कल्टिवेशन और मेडिटेशन में लगे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी नजरें यूनचे पर जा रही थी। उनकी आंखों में जेलसी, एनवी और थोड़ा डर भी था। यूनचे, जो क्लियरली कल्टिवेशन में सबसे लो लेवल का था, उसको सेक्ट मास्टर ने 2 साल तक पर्सनली ट्रेन किया था और अब भी उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। एल्डर्स भी आपस में बात कर रहे थे कि यूनचे ने सिर्फ 3 साल में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म से डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक का सफर तय कर लिया है। यह स्पीड खुद सेक्ट मास्टर की पास स्पीड से भी तेज थी। मू हुआनजी हंसते हुए कहता है कि पहले उसे डाउट था, लेकिन अब उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा है। वहीं कोने में मू फेशुए खड़ी थी, जो पहले से भी ज्यादा ठंडी और इमोशनलेस लग रही थी। मू हुआनजी कोशिश करता है कि फेशुए और यूनचे बात करें, लेकिन फेशुए वहां से हट जाती है। यूनचे का मन अभी भी शांत नहीं था। वो डेक पर जाकर स्नो सॉन्ग रियल्म के नजारों को देखने लगता है। उसके दिमाग में बार बार लिटिल फेरी, चुयुई चान और जैस्मिन का ख्याल आ रहा था। गोल्डन क्रो स्पिरिट ने कहा था कि अगर वो 5 साल में जैस्मिन से नहीं मिल पाया तो शायद कभी नहीं मिल पाएगा। उसने इस मकसद के लिए अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब छोड़ दिए थे। वो सोच रहा था कि किंगयू कहां होगी, क्या वो सुरक्षित है। ये सब सोचते हुए वो काफी इमोशनल हो रहा था। तभी मू बिंग्युन उसके पास आती है। यूनचे उससे वही सवाल पूछता है जो उसके दिल में अटक रहा था। पैलेस मास्टर बिंग्युन, मास्टर हमारे साथ क्यों नहीं आई? मू बिंग्युन थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर सच बता देती है। वो कहती है, क्या तुमने नोटिस किया कि पिछले 2 सालों में तुम्हारी मास्टर की स्ट्रेंथ में कुछ चेंज आया है? यूनचे चौंक जाता है।
मू बिंगयुन एक्सप्लेन करती है कि मू शुआनियन के अंदर आइस फीनिक्स का डिवाइन सोल है। 10,000 सालों में वो सिर्फ 30% अवेकन कर पाई थी, लेकिन जब वो इंजर हुई थी तो रिकवरी के दौरान अचानक उसने 70% पावर अवेकन कर ली। इसका मतलब यह था कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक डरावने लेवल पर बढ़ चुकी है। मू बिंगयुन आगे बताती है कि इस लेवल पर आने के बाद पावर का इतना ज्यादा बढ़ना नॉर्मल नहीं है। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के एक्सपर्ट्स की नजरें बहुत तेज है। अगर मू शुआनियन वहां जाती तो उसकी ये अचानक बढ़ी हुई पावर सबके लिए शॉक होती और बहुत सारे दुश्मन और अननेसेसरी ट्रबल अट्रैक्ट करती। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए उसने पीछे रुकना ही सही समझा। युनचे अब समझ जाता है कि उसकी मास्टर ने यह फैसला क्यों लिया। प्रोफाउंड आग उड़ता रहता है और फाइनली स्नो सॉन्ग रियल्म के सदर्न स्नोफील्ड में लैंड करता है, जहां से उनका असली सफर शुरू होने वाला था। पूरा का पूरा इलाका एकदम सफेद रंग का था। वहां सिर्फ एक डायमेंशनल प्रोफाउंड फॉर्मेशन था जो धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। इसमें से कोई बहुत तेज लाइट तो नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी ये अलग ही दिख रहा था। युनचे मू बिंगयुन और बाकी लोगों के साथ वहां लैंड करता है। आसपास एकदम सन्नाटा था। युनचे थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, मास्टर ने कहा था कि आसपास के स्टार रियल्म्स भी इसी डायमेंशनल प्रोफाउंड फॉर्मेशन से कनेक्ट होंगे, लेकिन मुझे यहां कोई और दिख क्यों नहीं रहा। मू हुआनजी एक कड़वी हंसी के साथ जवाब देता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लोग पहले ही जा चुके हैं। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जो यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं या जिन्हें इन्विटेशन मिला है, वो इतना लेट क्यों करेंगे। मू तांजी भी हंसते हुए ऐड करता है, ये फॉर्मेशन 3 महीने पहले लगा था। बाकी लोग बहुत पहले निकल चुके हैं। हम लोग शायद पूरे लोअर और मिडिल स्टार रियल्म्स में सबसे आखिर में पहुंचने वाले लोग होंगे। युनचे को रियलाइज होता है कि उसकी ट्रेनिंग और ब्रेक थ्रू की वजह से ही सबको इतना इंतजार करना पड़ा। मू बिंगयुन युनचे को तसल्ली देते हुए कहती है, टेंशन मत लो, वैसे भी तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसकी भौहें तन गई और वो पीछे मुड़ी। मू हुआनजी और बाकी एल्डर्स को भी कुछ महसूस हुआ और सबने आसमान की तरफ देखा। ये ऑरा, कहीं ये वो तो नहीं। देखते ही देखते दूर आसमान में एक धुंधला सा लाल साया दिखाई दिया। जैसे जैसे वो पास आया, हीट इतनी बढ़ गई कि स्नो सॉन्ग रियल्म की जानलेवा ठंड भी गायब होने लगी। ये फ्लेम गॉड रियल्म के फिनिक्स सेक्ट का डिवाइन फिनिक्स विंग्स आर्क था। वो लाल प्रोफाउंड आर्क सीधा फॉर्मेशन के ऊपर आया, एक चक्कर लगाया और फिर लैंड करने लगा। हजारों की तादाद में लाल कपड़े पहने लोग आसमान से उतरने लगे। उनके आते ही हवा से बर्फ गायब हो गई और माहौल गर्म हो गया। सबसे आगे 2 जाने पहचाने चेहरे थे, फीनिक्स सेक्ट का सेक्ट मास्टर यान जुएहाई और गोल्डन क्रो सेक्ट का सेक्ट मास्टर हुओली। आइस फीनिक्स सेक्ट वाले हैरान थे कि ये लोग भी अभी तक यहीं हैं। यान जुएहाई और हुओ रुली भी इन्हें देखकर चौंक गए। यान जुएहाई ने पूछा, अरे आप लोग अभी निकल रहे हैं, मुझे लगा आप लोग कब के जा चुके होंगे। मू हुआनजी ने बताया कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। तभी हुओ रुली की नजर युनचे पर पड़ी। उसका चेहरा खिल गया और वो जोर से हंसते हुए सीधा युनचे के पास आया, बाकी सबको इग्नोर करते हुए। यांग यू, मैंने सुना था कि तुम्हारी मास्टर तुम्हें पकड़कर वापस ले गई थी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तुम्हें सही सलामत देखकर दिल खुश हो गया। युनचे ने भी स्माइल के साथ ग्रीट किया, लेकिन तभी हुओ रुली की हंसी रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म, यान जुएहाई की नजर भी युनचे पर जम गई। फ्लेम गॉड रियल्म के सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स जिन्होंने वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन वाली फाइट देखी थी, सब सन्न रह गए। 2 साल पहले ये लड़का डिवाइन ओरिजिन रियल्म में था और अब सीधा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म। ये स्पीड लॉजिक के बाहर थी। हुओ रुली ने तारीफ करते हुए कहा, तुम तो कमाल हो लड़के, सच में कमाल हो। युनचे ने बड़े ही सिंपल तरीके से कहा कि ये सब उसकी मास्टर की कृपा है। फिर उसने पूछा कि आप लोग इतना लेट क्यों हुए। हुओ रुली ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और जोर से हंसते हुए कहा, नेचुरली इस बच्चे पोयुन की वजह से। कोइंसिडेंस देखो, इसने भी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ब्रेक थ्रू का आखिरी स्टेज क्लियर किया है। तभी भीड़ से हुओ पोयुन बाहर आया। ब्रदर यू, वो सीधा युनचे के पास आया। हुओ पोयुन दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, बस उसकी आंखों की पुतलियों में एक स्कारलेट गोल्ड चमक आ गई थी। वो युनचे को देखकर जेन्युइनली खुश था। ब्रदर यू, आपसे फिर मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम साथ में प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन चलेंगे।
युनचे अभी उससे बात करने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि मू बिंगयुन, मू वानजी और आइस फीनिक्स सेट के सारे एल्डर्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उनकी आंखों में ऐसा डर और शौक था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह शौक उस शौक से 10 गुना ज्यादा था जो उन्हें युनचे का लेवल देखकर लगा था। उन सबकी नजरें हुओ पॉयुन पर टिकी थी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?